हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के इस चैप्टर 8 कंट्रोल स्टेटमेंट के इस फर्स्ट पार्ट में हम कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं ये जानेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से फंक्शन हैं, किन किन प्रकार से हम स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम के क्रियान्वयन होने के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर। ये सभी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए सी भाषा में कई लाइब्रेरी फंक्शन उपलब्ध हैं, जिसमें कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट फंक्शन मुख्य हैं। अर्थात कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट फंक्शन ही लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, इसके बारे में जानेंगे। इनपुट और आउटपुट फंक्शन। कंसोल इनपुट और आउटपुट फंक्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग इसके हैं। पहला है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और दूसरा है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसकी हेडिंग से इसकी परिभाषा का पता चलता है। अर्थात ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शन जो फॉर्मेट के रूप में दिए जाते हैं, और दूसरा है ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शन जिसको बिना फॉर्मेट के रूप में दिया जाता है। तो इसे सही से समझेंगे आगे। पहला है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन के माध्यम से फॉर्मेट के रूप में डेटा कीबोर्ड से इनपुट किया जाता है तथा आउटपुट भी फॉर्मेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। अर्थात किसी भी वेरिएबल को अगर हमें इनपुट करना है या डिस्प्ले कराना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में केवल दो ही फंक्शन हैं, जिसमें है स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन है स्कैनफ। यह एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इसका प्रयोग अक्षर, अंक, शब्द, वाक्य आदि को उसके फॉर्मेट के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे? इसका सिंटैक्स है, प्रोग्राम में हम स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देंगे, जैसे %d या %s। इस प्रकार के हम फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे और %, चिन्ह का यूज़ करेंगे। ये वाला %, चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी होगा वेरिएबल। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कैनफ जिस प्रकार हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दो इनपुट फंक्शन अर्थात ए और बी में वैल्यू को इनपुट कराएंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे? स्कैनफ फंक्शन ए और बी इंटीजर टाइप के अगर वेरिएबल हैं तो इसका स्पेसिफायर होगा %d। दोनों के लिए देंगे। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को अनफॉर्मेटेड फंक्शन के प्रकार के बाद हम इसकी टेबल के रूप में देखेंगे। तो इंटीजर वेरिएबल के लिए उसका स्पेसिफायर होगा %d। दूसरा है प्रिंटफ फंक्शन। यह एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। इसका प्रयोग अक्षर, अंक, शब्द, वाक्य, चिन्ह आदि को उनके फॉर्मेट के रूप में प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। इसका भी सिंटैक्स, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा के बाद वेरिएबल देंगे। ये यहाँ पर नहीं देंगे, इसे नहीं लगाएंगे। %, चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल वेरिएबल लिखेंगे और जितने भी वेरिएबल हमें
प्रदर्शित कराने हैं उनके मान, उस वेरिएबल को हम कॉमा ला के देते जाएंगे बिना M% चिन्ह के। यही है सही। तो M% चिन्ह स्कैनफ फंक्शन के साथ लगेगा और प्रिंट एफ में M% चिन्ह नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी एग्जांपल, प्रिंट एफ %d, A। प्रिंट एफ फंक्शन को एक दूसरी प्रकार से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे हमें किसी लाइन को आउटपुट के स्क्रीन पर दिखाना है या किसी नाम को दिखाना है, तो उसे हम केवल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे, तो प्रिंट एफ फंक्शन उस लाइन को हूबहू वैसा ही आउटपुट की स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पहला एग्जाम्पल है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये किसी वेरिएबल का मान अर्थात एक वेरिएबल का मान शो करेगा। और ये जो दूसरा प्रिंटफ फंक्शन है, ये फंक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए सेंटेंस को आउटपुट की स्क्रीन पर शो करेगा। तो इस प्रकार से प्रिंटफ फंक्शन दो प्रकार से वर्क करता है, एक वेरिएबल का मान दिखाएगा और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए नाम को दिखाएगा। दूसरा है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन के माध्यम से डेटा बिना फॉर्मेट के इनपुट किया जाता है तथा आउटपुट भी बिना फॉर्मेट के रूप में प्रदर्शित कराया जाता है। ये फंक्शन केवल कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, अर्थात कहने के लिए कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन केवल अक्षरों पर ही प्रयोग होते हैं। अक्षर से मिल करके शब्द बनेंगे, उसी शब्द को कहते हैं स्ट्रिंग। तो अक्षर और शब्दों अर्थात स्ट्रिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। और जो फॉर्मेटेड फंक्शन है उसे अक्षर, नंबर और दशमलव वाली संख्याएं, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं इसके फंक्शन है? गेट सी फंक्शन, पुट सी फंक्शन, गेट एस फंक्शन, पुट एस फंक्शन, गेट चर, पुट चर, गेट ची और गेट सी एच। ये सभी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। मैं इसे इन सब की डेफिनेशन को एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गेट का मतलब है इनपुट, पुट जहाँ पर भी ये वर्ड आया हो इसका मतलब है डिस्प्ले कराना। CHAR इसका मतलब हो गया अक्षर या कैरेक्टर। और S जहाँ पर लिखा है केवल, इसका मतलब हो गया स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को दूसरे अर्थ में कहते हैं शब्द। इस प्रकार गेट का मतलब हो गया इनपुट, पुट का मतलब हो गया डिस्प्ले कराना अर्थात आउटपुट, CHAR का मतलब हो गया कैरेक्टर और S का मतलब हो गया स्ट्रिंग। इस प्रकार पहला फंक्शन देखिए गेट सी, क्या लिखा है इसमें? गेट सी अर्थात गेट का मतलब इनपुट, सी का मतलब अक्षर, अर्थात इस फंक्शन का प्रयोग किसी अक्षर को इनपुट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पुट सी फंक्शन, इस फंक्शन का प्रयोग किसी अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। गेट एस, इस फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। और फिर पुट एस, इस फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। फिर गेट चर, किसी अक्षर को इनपुट कराने के लिए। पुट चर, किसी अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए। गेट ची, किसी अक्षर को इनपुट कराने के लिए। गेट सी एच, किसी अक्षर को इनपुट कराने के लिए। तो इस प्रकार गेट सी, गेट सी एच ई, गेट सी एच ये अक्षर को इनपुट कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार पुट सी और पुटचर फंक्शन ये किसी अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये गेटचर भी है, किसी अक्षर को इनपुट कराने के लिए
और ये दो बचे गेट एस और पुट एस। एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, अर्थात किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराना और किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना। तो ये थी साधारण सी परिभाषा। अब हम इसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो पहला फंक्शन है गेट सी। इसका प्रयोग किसी अक्षर को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रोग्राम में इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे गेट सी और अंदर वेरिएबल का नाम दे देंगे। फिर है गेटचर फंक्शन। इसका प्रयोग किसी अक्षर को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसका भी सिंटैक्स है गेटचर और कोष्ठक के अंदर ले दिया ए। फिर है पुटसी। इसका प्रयोग किसी अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है पुटसी। किसी अक्षर को डिस्प्ले कराना है तो उस अक्षर को किसके अंदर लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और जहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नहीं लगा है इनमें, तो ये वेरिएबल हो गए। अर्थात हम आउटपुट की स्क्रीन पर किसी एक अक्षर को इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, और ये पुटसी अर्थात डिस्प्ले करेगा किसे, हमें इनपुट नहीं करना है, केवल डिस्प्ले कराना है। तो इस ए अक्षर को ये फंक्शन डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है पुटचर फंक्शन। इसका प्रयोग किसी अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल है पुटचर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल पी लिखा हुआ है। फिर गेटस फंक्शन। इसका प्रयोग किसी स्ट्रिंग को इनपुट या पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है गेट्स और कोष्ठक के अंदर वेरिएबल नेम, जैसे गेट्स और कोष्ठक के अंदर दे दिया ए अर्थात वेरिएबल का नाम हो गया जिसके अंदर हम मान को आउटपुट की स्क्रीन पर देंगे। फिर है पुटस फंक्शन। इसका प्रयोग किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। इसका सिंटैक्स है, ये एग्जांपल है पुटस डबल कोट के अंदर दिया अंकुर, अर्थात अंकुर नाम आउटपुट की स्क्रीन पर शो करेगा। या इसे दूसरी प्रकार से भी दे सकते हैं पुटस वेरिएबल नेम, अर्थात किसी वेरिएबल के नाम को वेरिएबल में जो मान दिया गया है अर्थात जो नाम दिया गया है, जिस स्ट्रिंग को दिया गया है, उसे आउटपुट की स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसका एग्जांपल है पुट एस कोष्ठक के अंदर ए वेरिएबल में जो भी नाम दिया गया होगा वो पुट एस फंक्शन प्रदर्शित कराएगा आउटपुट की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं उसकी टेबल आपके सामने ही रही। जिस प्रकार हम इंटीजर में डेटा टाइप प्रयोग करते हैं, मेन फंक्शन के बाद इंटीजर में ए बी सी वेरिएबल लेते हैं। फ्लॉट में इसी प्रकार वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया रोल नंबर। अब प्रोग्राम में जब हम इसका स्पेसिफायर लिखते हैं स्कैनर के साथ, तो क्या करेंगे, हमें ए इनपुट वेरिएबल में मान देने हैं तो %d, जैसे मैंने बताया ये ए किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए क्या लिखेंगे, %d या %i। तो %d यहाँ पर लिखेंगे अभी, जैसा कि मैंने बताया इसका एनफ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन में, और फिर यहाँ पर एम्परसेंड का चिन्ह और ए ये लिखते थे। चलिए, इसी प्रकार फ्लॉट के लिए लिखेंगे %f, कैरेक्टर के लिए लिखेंगे %c, स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे %s। कैरेक्टर का मतलब केवल सिंगल अक्षर, स्ट्रिंग का मतलब हो गया कई सारे अक्षरों का समूह अर्थात शब्द। इसके बाद एक हेडिंग है एस्केप सीक्वेंस। इसका भी आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है। इस पर /n अगर प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर हम /n लिखते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन, अर्थात आउटपुट की स्क्रीन पर जो भी लाइन हमें डिस्प्ले करना है वो न्यू लाइन से डिस्प्ले होगी। /t का प्रयोग करेंगे तो ये टैब दिखाएगा, अर्थात 5 से 8 रिक्त स्थान का गैप छोड़ता है जिस नंबर के बीच हमें गैप देना है। फिर है /?, अर्थात क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करने के लिए। फिर है // अर्थात स्लैश को प्रिंट करने के लिए। फिर है /a ऑडिबल बीप, अर्थात बीप की आवाज़ आएगी, इसके लिए /a का प्रयोग करते हैं। तो ये थे एस्केप सीक्वेंस। अब आगे आते हैं डिसीजन एंड लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में।
जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसका प्रयोग प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सही दिशा देने के लिए किया जाता है। यह प्रोग्राम के क्रियान्वयन होने के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन का मतलब है कि प्रोग्राम में दी गई कंडीशन के आधार पर वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके आधार पर उसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो निर्णय नियंत्रण स्टेटमेंट निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्रामर प्रोग्राम में डिसीजन कंट्रोल के रूप में करता है, अर्थात निर्णय को कंट्रोल करने के लिए कि दी गई शर्त अगर सत्य है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, अगर कंडीशन गलत है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा। इसे कंट्रोल करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम केवल इफ़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें शर्त दी जाती है। इफ़ स्टेटमेंट में यदि दी गई शर्त सत्य होती है तो इफ़ के स्टेटमेंट क्रियान्वित होते हैं, तथा शर्त के गलत होने पर प्रोग्राम का क्रमिक क्रियान्वयन होता है। क्रमिक का मतलब है उसकी अगले क्रम पर जो भी होगा, जो भी लाइन होगी, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होती चली जाएगी अगर हमने दिया होगा तो इसे हम सिंटैक्स के द्वारा समझेंगे। सिंटैक्स है इसका, इफ़ और कोष्ठक के अंदर दिया हमने कंडीशन अर्थात शर्त दी, और इसके बाद ब्रेसेस ओपन, इसके बाद दिया हमने स्टेटमेंट, अंत में सेमी कॉलन और लास्ट में ब्रेसेस क्लोज। इस प्रकार इफ़ में हम शर्त देंगे और उससे रिलेटेड हम उसका स्टेटमेंट डिस्प्ले कराएंगे, और यदि दी गई शर्त यदि सत्य होती है तो इसके स्टेटमेंट क्रियान्वित होंगे, और यदि कंडीशन गलत होती है तो इसके स्टेटमेंट क्रियान्वित नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, कंट्रोल इस ब्रेसेस से बाहर चला जाएगा और जो भी इस ब्रेसेस के बाद लिखा होगा उसे वह क्रियान्वित करेगा। तो इसे हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट किए गए नंबर को चेक करे और बताए कि वह संख्या इवन है अर्थात सम संख्या है। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड conio.h। इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया है a, प्रिंट एफ इंटर द नंबर। इसका मतलब है कि प्रिंट एफ फंक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए नाम को आउटपुट की स्क्रीन पर शो करेगा। इंटर द नंबर, फिर स्कैनफ, जैसा कि मैंने बताया अभी ये फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। परसेंटेज डी का प्रयोग किया, ए का मान हमें इनपुट करना है आउटपुट की स्क्रीन पर, वहीं पर नंबर देंगे चाहे जो भी संख्या दें हम, तो उसको चेक करे बताए कि वह सम है। तो ए का मान देने के लिए एम% चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये वाला एम% चिन्ह, और ए वेरिएबल देंगे। इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट लगाया। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन दी है कि ए मॉडलो 2 अर्थात ए मॉडलो 2 इक्वल इक्वल 0। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए में दिया गया मान, ध्यान से देखिएगा, ए में दिया गया मान मान लीजिए हम 5 देते हैं, 5 को ये 2 से डिवाइड करके इसका शेषफल बराबर है 0 के मान के बराबर। अगर 5 को 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 0 के मान के बराबर है तो क्या होगा, वो इवन होगी? नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे 5 न दे करके 6 देते हैं या ए का मान 6 इनपुट कराते हैं तो क्या होगा, 6 को 2 से अर्थात 2 से डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर होगा शेषफल वो 0 के अगर बराबर है तो इफ़ के बाद दिया गया स्टेटमेंट फॉलो होगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम ब्रेसेस ओपन करेंगे और प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन परसेंटेज डी ए का मान दिखाएगा और ये लाइन भी दिखाएगा नंबर इज़ इवन। इसके बाद ब्रेसेस क्लोज कर देंगे और लास्ट में गेट सी एच फंक्शन सेमी कॉलन और अंत में मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस प्रकार आएगा। क्या ये सबसे पहले क्या आया, यहाँ पर लिखा है इंटर द नंबर, ये प्रिंट एफ वर्ड लाइन ये प्रिंट हो गई ऑटोमेटिक। इसके बाद हम 8 को इनपुट करेंगे कीबोर्ड से
और जैसे ही 8 लिखने के बाद एंटर मारेंगे, क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा। 8 को 2 से डिवाइड करने पर उसका शेष अगर 0 बचता है तो क्या होगा, कंडीशन सही हो जाएगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्या दे रहा है, नंबर इज़ इवन, ये यहाँ दे रहा है, और फिर ए का मान दे रहा है, कहाँ से, उसके फॉर्मेट के रूप में। ए की वैल्यू क्या थी, हमने इनपुट कराई यहाँ पर 8, तो 8 दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये रहा साधारण सा इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ माने होता है यदि, इल्स माने होता है अथवा। तो इसमें इफ स्टेटमेंट में यदि दी गई शर्त सत्य होती है तो इफ के स्टेटमेंट क्रियान्वित होते हैं, तथा इफ स्टेटमेंट की शर्त गलत होने पर इल्स के स्टेटमेंट क्रियान्वित होते हैं। अर्थात कंडीशन सही है तो ट्रू स्टेटमेंट क्रियान्वित होगा, अगर कंडीशन गलत है तो फॉल्स में दिया गया कंडीशन अर्थात इल्स के अंदर दिया गया कंडीशन फॉलो होगा। इसका सिंटेक्स है, इफ़ स्टेटमेंट, वो इफ़ के अंदर कंडीशन दी, इसके बाद यदि कंडीशन सही है तो इसका स्टेटमेंट दे दिया, इफ़ का ब्रेसेस क्लोज, इसके बाद इल्स ब्रेसेस ओपन इल्स का, इसके बाद स्टेटमेंट इल्स का ब्रेसेस क्लोज। अर्थात ध्यान से देखिएगा, यदि दी गई कंडीशन इफ़ की ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा, और यदि इफ़ में दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स के स्टेटमेंट फॉलो होंगे। क्लियर है? चलिए इसे प्रोग्राम से समझते हैं। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट किए गए नंबर को चेक करके बताए कि वह संख्या सम है या विषम, अर्थात इवन है या ऑड। तो हेडर फाइल लगाएंगे दोनों, इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में एक वेरिएबल लिया ए नाम का, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ये मैसेज स्क्रीन पर लिख करके आएगा। स्कैन ऑफ %d %a, अर्थात ए का मान हम स्क्रीन आउटपुट की स्क्रीन पर इनपुट करेंगे कीबोर्ड से। फिर कंडीशन दिया हमने a मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात a का मान जो हमने कीबोर्ड से इनपुट किया है आउटपुट की स्क्रीन पर, उसे 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल यदि 0 बचता है, उसे 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल यदि 0 बचता है तो क्या हो, कंडीशन सही हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नंबर इज़ इवन। और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो क्या होगा, इल्स का प्रयोग करेंगे, और इल्स में हमने स्टेटमेंट दिया नंबर इज़ ऑड। इसके ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, गेट ch, और लास्ट में मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज कर दिए। साधारण सा सेंटेक्स है, जैसा हमने अभी इफ इल्स स्टेटमेंट का सेंटेक्स दिया है, ये पूरा सेम वही रखा है। इफ़ के अंदर कंडीशन, फिर ब्रेसेस ओपन, फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेसेस क्लोज, इल्स, उसके ब्रेसेस, फिर उसके स्टेटमेंट, और लास्ट में ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट देखेंगे, एंटर द नंबर, आउटपुट की स्क्रीन पर एंटर द नंबर लेकर के आएगा। हमने यहाँ पर 5 को इनपुट किया, जैसे ही 5 को इनपुट करेंगे क्या हो जाएगा, 5 का 2 से डिवाइड करेगा, और उसका शेषफल यदि 0 बचता है तो बचेगा नहीं, एक बचेगा शेष, तो क्या होगा, कंडीशन गलत हो गई, अर्थात इफ़ के स्टेटमेंट क्रियान्वित नहीं होंगे। क्या होगा, गलत होने पर इल्स के स्टेटमेंट क्रियान्वित होंगे, क्या देगा, नंबर इज़ ऑड। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर 5 की जगह पर 4 इनपुट करते तो दिखाता नंबर इज़ इवन। चलिए नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया करता है जब प्रोग्राम के क्रमिक क्रियान्वयन को छोड़कर प्रोग्राम के किसी अन्य भाग में जाना हो तो गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मैं साधारण से एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ गिनती लिखी हुई है ये, और हम इसे प्रोग्राम के द्वारा पढ़ना चाहते हैं। हम इसे पढ़ना चाहते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, अर्थात चौथे नंबर को हम नहीं पढ़ना चाहते। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, पहले 1 दिखाए, फिर 2 दिखाए, फिर 3 दिखाए, फिर डायरेक्ट 5 दिखाए। तो वही है कि प्रोग्राम के क्रमिक क्रियान्वयन को छोड़कर
प्रोग्राम के किसी अन्य भाग में जाना हो तो गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है गो टू लेबल नेम, और प्रोग्राम में हम इस लेबल नेम को जहाँ भी देंगे उसके बाद दिया गया स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसे समझेंगे हम प्रोग्राम से। हेडर फाइल दोनों, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन। हम एक साधारण सा प्रोग्राम बनाएंगे बिना किसी नंबर का, कोई तर्क नहीं देना है। प्रिंट एफ गुड मॉर्निंग। प्रिंट एफ क्या करेगा, आउटपुट की स्क्रीन पर दिए गए मैसेज को डिस्प्ले करेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट गुड मॉर्निंग, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया अंकुर, इसके बाद गो टू का प्रयोग किया, गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग किया हमने, इसके बाद दिया हमने लेबल नेम एक्स वाई। अब पूरे प्रोग्राम में जहाँ पर एक्स वाई मिलेगा तो वहाँ पर ये जंप कर जाएगा। इसके बाद हमने अगला स्टेटमेंट दिया प्रिंट एफ अमन, इसके बाद प्रिंट एफ में दिया नवीन, इसके बाद लेबल नेम को दे दिया एक्स वाई, और इस लेबल नेम के बाद दे दिया हमने प्रिंट एफ हर्षित, लास्ट में गेट सी एच, और अंत में मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। तो क्या दिया हमने, गो टू में लेबल नेम एक्स वाई, और ये एक्स वाई लेबल नेम को हमने कहाँ पर दिया है प्रोग्राम के, ये इस पार्ट में। तो क्या करेगा, इन दोनों लाइन को ये जंप कर जाएगा, यहाँ से जंप करके सीधे इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा। तो क्या दिखाएगा, इसका आउटपुट देखिए, गुड मॉर्निंग अंकुर हर्षित। तो क्या दिखाया, गुड मॉर्निंग, फिर ये स्टेटमेंट, और फिर गो टू जंप कर जाए कहाँ पर, एक्स वाई वाले लेबल नेम पे। एक्स वाई वाला लेबल कहाँ है, ये रहा, और क्या दिखाया, हर्षित। इस प्रकार ये तीन स्टेटमेंट दिखाया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। और अगर हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं करते तो क्या दिखाता आउटपुट, तो क्या होता, गुड मॉर्निंग दिखाता, अंकुर दिखाता, अमन दिखाता, नवीन दिखाता, हर्षित दिखाता। क्लियर है। तो इस प्रकार ये गो टू स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया करता है। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। इसे स्विच केस स्टेटमेंट भी कहते हैं, अगर अलग से हेडिंग आती है, स्विच केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट। आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देने के लिए या बनाने के लिए, या इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए जिसमें कई सारे ऑप्शन हो, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा दी गई कंडीशन शर्त के आधार पर, तो इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, इसे बहुविकल्पी कथन अर्थात मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कई कथनों में से किसी एक कथन को चुनने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन, अर्थात जो भी एक्सप्रेशन तर्क हमने दिया है उसे स्विच के अंदर डिफाइन कर देंगे, या जो भी वेरिएबल लिया है जिसकी हम तुलना करना चाहते हैं। इसके बाद ब्रेसेस ओपन, पहला केस हमने लिया यहाँ पर, और उस केस से रिलेटेड हमने स्टेटमेंट दिए, अर्थात यदि दिया गया केस सही है तो उसके स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया, अर्थात इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट क्रियान्वित नहीं होंगे। और ये दूसरा केस, इसका स्टेटमेंट दिया, फिर ब्रेक स्टेटमेंट। इसी प्रकार हम कई सारे केस दे सकते हैं, एन केस, फिर स्टेटमेंट और फिर ब्रेक। जब हम कई सारे केस दे देंगे तो एक हम ऑप्शन रखेंगे लास्ट में डिफ़ॉल्ट का। मान लीजिए इसमें से कोई भी केस फॉलो नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट में क्या दें, डिफ़ॉल्ट में हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वही प्रिंट होगा, और इसके बाद स्विच स्टेटमेंट का ये ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। इसे भी हम प्रोग्राम बना के समझेंगे। साधारण सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, अर्थात स्विच केस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए इसी भाषा में एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल आप लगा लेंगे, जैसा कि पता है प्रोग्राम बड़ा होने के कारण मैंने ये हेडर फाइल को हटा दिया है। मेन फंक्शन से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया है ए नाम का। क्या करेगा,
इस ए वेरिएबल को हम इनपुट कराएंगे, ए का मान हम आउटपुट की स्क्रीन पर इनपुट करेंगे कीबोर्ड से। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट दिया ए के लिए, अर्थात ए जो हमने इसमें मान दिया है उससे रिलेटेड कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा और क्या दिखाएगा। इसके बाद ब्रेसेस ओपन, जैसा कि इसके सिंटेक्स में था। केस 1, अगर एक इनपुट करते हैं, केस 1 का मतलब है एक का मतलब है एक इनपुट करते हैं तो प्रिंट टैब में दिखाए मंडे, अर्थात मंडे आउटपुट की स्क्रीन पर दिखाए कब, जब हम कीबोर्ड से एक प्रेस करेंगे। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, केस 2 अर्थात दूसरा केस हमने बनाया, यदि हम कीबोर्ड से 2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर एक, केस 1 का मतलब है एक, केस 2 का मतलब है दो, का मतलब है यहाँ पर दो इनपुट करते हैं तो क्या दिखाए, प्रिंट एफ ट्यूसडे अर्थात ट्यूसडे दिखाए और फिर स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। इसी प्रकार हम कई सारे केस दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमने दिया है यदि हम एक या दो नहीं इनपुट करते, कोई और संख्या इनपुट करते हैं जैसे 3, 4, 10, 12, 11, 9, तो क्या दिखाए, प्रिंट एफ में हमने दिया नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिया गया नंबर नहीं पाया गया या न काम नहीं करेगा, फिर से चूज़ करिए, ट्राई करिए। इसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट का ब्रेसेस क्लोज कर दिया और गेट ch लास्ट में मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। हमने क्या इनपुट किया, 2, तो 2 को क्या करेगा, दूसरा केस कहाँ पर है, ए का मान क्या इनपुट किया हमने 2 कहाँ पर है, दूसरा केस बना हुआ है 2 में है ट्यूसडे, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर ट्यूसडे। एक बार हम फिर इसके आउटपुट को प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए ये हमने रन किया, इस बार हमने क्या दिया, 4 दिया, तो चौथा केस नहीं बना है, ये पहला, ये दूसरा, ना ही तीसरा, ना ही चौथा, ना ही पांचवा, कोई भी नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और क्या दिखाई देगा, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार जितने भी केस हम बनाएंगे उस केस के अकॉर्डिंग दिया गया स्टेटमेंट उससे प्रिंट होगा। तो आप एक प्रोग्राम टाइप करिए, एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें क्या करना है कि एक इनपुट करने पर जनवरी दिखाए, 2 इनपुट करने पर फरवरी दिखाए, 3 इनपुट करने पर मार्च, 4 इनपुट करने पर अप्रैल, बस हो गया, नहीं काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो केस में देना है हमें 1, सेम प्रिंट में यहाँ दे देना है हमें जनवरी, केस 2 में दे देना है फरवरी, केस 3 में दे देना है मार्च, केस 4 में दे देना है अप्रैल, और पाँचवा बनाएंगे डिफ़ॉल्ट, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, आ जाएगा। जब ये बन जाए तो एक प्रोग्राम और भी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, कि स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं कि इनपुट किया गया कैरेक्टर स्वर है या व्यंजन, अर्थात वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। इसको ट्राई करिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं बता दूं, स्विच केस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाना है जो दिए गए कैरेक्टर को चेक करके यह बताए कि दिया गया कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, अर्थात स्वर है या व्यंजन। थैंक यू।